नमस्कार दोस्तों, एम के मैथ हैक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ईपीएफओ 2023 के एग्जाम के मैथ के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईपीएफओ 2021 में मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज के सेशन में हम देखेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईपीएफओ के एग्जाम में मैथ से या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, जिनकी मार्किंग कम से कम 30 या 32 नंबर की मार्किंग हो जाती है एक एग्जाम में, जो कि इतना यूपीएससी का इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है। एक गजेटेड पोस्ट के लिए या नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए, जो कि ए क्लास जो पोस्ट है उसके लिए जो एग्जाम है, उस एग्जाम में 30-32 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। और मैथ की थोड़ी सी प्रिपरेशन यूपीएससी में बहुत काम आती है। यूपीएससी में तो खैर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे तो दोस्तों कि 30 से 32 क्वेश्चन, जो कि 30 से 32 मार्क्स के जो मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कंट्रीब्यूशन वाले रहेंगे। तो 2021 ईपीएफओ के एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका हम कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ was 23 years when they were married 5 years ago. The average age of the husband, the wife and their child is 20 years now. How old is the child now? बच्चे की उम्र पूछी है। इन्होंने कहा है दोस्तों कि हस्बैंड और वाइफ की शादी के 5 साल पहले उनकी एवरेज एज 23 साल थी। आज के टाइम पे हस्बैंड, वाइफ और बच्चे की तीनों की मिला के एवरेज एज 20 साल है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बट इस सिंपल क्वेश्चन में भी जाने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट की तरफ देख लेते हैं। नॉर्म छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमें सबको पता होना चाहिए कि एवरेज जो होता है, एवरेज दोस्तों होता है कि आपका एवरेज हमेशा दोस्तों होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ये हमारा एवरेज होता है दोस्तों। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज का, ताकि अभी इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चला, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो टोटल सम ऑफ नंबर्स है उनका एवरेज इनटू टोटल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही सम होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हस्बैंड प्लस वाइफ की एवरेज एज 23 ईयर्स दे रखी थी। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि दो मेंबर हैं तो ये हो गया 46। बट ये एवरेज एज दे रखी थी दोस्तों 5 साल पहले, शादी के 5 साल पहले। तो दोनों के 5-5 साल हम इसमें ऐड कर देंगे तो 10 साल ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 56। और अब आगे क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इन तीनों की एवरेज एज दे रखी है दोस्तों 20। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 60। इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे की उम्र आ जाएगी 4 साल दोस्तों। इसका आंसर होगा आंसर डी। देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। बहुत ही छोटे, बहुत ही कम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट क्वेश्चंस सॉल्व करने के साथ में आपको उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक्स पे भी बात करेंगे कि क्वेश्चन जल्दी से कैसे सॉल्व हो जाए और क्वेश्चंस को सिंपल बना के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। और दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आ जाए जिससे कि सीधे सीधे 2 नंबर मिल जाए, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल था। क्वेश्चन सोल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एक टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एम एक बंदा है जिसकी उम्र 60 साल है। आर एम से 5 साल जूनियर है और वी से 4 साल सीनियर है। द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज बी
वी का छोटा भाई बी है जो कि वी से 6 साल छोटा है। तो एम की और बी की एज का डिफरेंस बताइए। दोस्तों क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप पहली ही लाइन से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, बाद की लाइन पे आप क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको कुछ और मिलेगा, और आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो पहली ही लाइन में सॉल्व हो जाता है, मैंने तो खामखा पूरा पढ़ा। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लो। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में लगते हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद में उसको सॉल्व करो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो मुश्किल से 3 या 4 सेकंड ही लगेंगे। देखिए एम की उम्र है 60 साल, एम की एज है 60 साल, आर एम से 5 साल छोटा है तो इसकी एज हुई 55 साल, और वी से 4 साल बड़ा है तो वी की उम्र कितनी हुई 51 साल, और वी का छोटा भाई है जो कि वी से 6 साल जूनियर है, तो यानी कि बी की उम्र हुई 45 साल। एम और बी की एज का डिफरेंस पूछ ही रखा है दोस्तों, ये आ गया 15 साल। तो आंसर कितना हुआ हमारा ऑप्शन बी 15 साल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, रेस का क्वेश्चन है। रेस के क्वेश्चन को दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस से आप कंपेयर मत कर लेना। टाइम एंड डिस्टेंस जैसा क्वेश्चन दिखता है, बट रेस के क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होता है। रेस में होता क्या है कि हमारे पास में एक प्रॉपर एक डिस्टेंस होता है। सपोज कि 400 मीटर का एक रनिंग ट्रैक है, 400 मीटर की रेस है, तो 400 मीटर की रेस के लिए जितने भी कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी रनर्स को 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए 400 मीटर भागना होगा, 400 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी। जो धावक सबसे तेज भागेगा, सबसे पहले 400 मीटर क्रॉस कर देगा, वो 400 मीटर की रेस जीत जाएगा। लेकिन जो दूसरे नंबर पे आएगा, जब पहले वाले ने लाइन क्रॉस की तो दूसरे वाला उससे कितना पीछे था, उस डिस्टेंस को पता करने के लिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन को देखते हैं कंसेप्ट के साथ में। इसमें हमें दे रखा है कि रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 5:6 and B allows a start of 70 meter in a 1.2 kilometer race. Who will win the race and by what distance? कह रखा है दोस्तों A और B की स्पीड का रेशियो है 5:6। B A को 70 मीटर अपने आगे खड़ा कर देता है 1200 मीटर की रेस में। तो रेस कौन जीतेगा और कितने डिस्टेंस से जीतेगा? देखिए सपोज कि ये एक ट्रैक है X से Y, इसका डिस्टेंस है 1.2 किलोमीटर, दैट इज 1200 मीटर। ठीक है, एक बी तो चलेगा यहां से, इसको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहां से यहां तक, और ए को खड़ा कर दिया इसने 70 मीटर आगे, यहां पे खड़ा हुआ ए, तो ए को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 1130 मीटर। अब देखिए दोस्तों इसमें भी कॉन्सेप्ट है, आपको एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है दोस्तों। स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहती है, कि टाइम इंक्रीज होएगा तो मतलब स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ये रहता है। लेकिन यहाँ पे स्पीड और टाइम का रिलेशन हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का वेरी कर रहा है। दोनों का, एक को भागना है 1130 मीटर और एक को भागना है 1200 मीटर। तो एक की स्पीड, ऑब्वियस सी बात है कि दोस्तों जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम टाइम लेगा एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो इसमें हमें बताया गया है कि बी का जो रेशियो है, ए स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी का रेशियो हमारा है 5:6। तो बी जो 6 रेशियो है, 6 की स्पीड से जो भाग रहा है, 6 टाइम जो जिसकी स्पीड है, हम उसी का देख लेते हैं कि उसको 1200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सपोज कि उसने टाइम लिया 20 यूनिट टाइम लिया, तो 20 यूनिट में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो 20 यूनिट में ए ट्रेवल कर लेगा दोस्तों 1000 मीटर का डिस्टेंस। तो 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो ए पहुंचेगा यहां तक ही, तो यानी कि 1130 में से उसने 1000 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब बी ने एक्स से वाई तक का टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया, तो दोस्तों कितना डिस्टेंस बच गया इसका, 130 मीटर का। तो दोस्तों बी इस रेस को बड़ी आसानी से जीत जाएगा 130 मीटर के बड़े अच्छे मार्जिन से। तो ऑप्शन हुआ हमारा सी।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्टी लेवल है इस क्वेश्चन का, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ W1 and W2 आर वेट ऑफ टू सॉलिड आयरन बॉल्स ऑफ रेडियाई 1/2 meters and 1/3 meter respectively, then which one of the following is equal to W1 ratio W2? देखिए दोस्तों, दो आयरन की बॉल ले रखी है, सॉलिड आयरन की बॉल, यानी कि एक स्फेयर है, दो स्फेयर हैं आयरन के, जिनकी रेडियस 1/2 मीटर एंड 1/3 मीटर रिस्पेक्टिवली दे रखी है। उनके वेट का रेशियो हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दोनों आयरन की सॉलिड बॉल है, तो दोनों की जो डेंसिटी होगी दोस्तों, डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है। क्योंकि डेंसिटी, अब मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि वेट पूछ रखा है, उसमें डेंसिटी का क्या लेना देना है, इसमें डेंसिटी तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है। देखिए दोस्तों, मेंशन आएगी अभी, आपको एक इक्वेशन जाननी पड़ेगी कि वेट जो होता है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है दोस्तों। ये वेट का और वेट वॉल्यूम एंड डेंसिटी का रिलेशन होता है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखिए, दो आयरन सॉलिड बॉल हैं, तो वो स्फीयर है एक तरीके से, तो स्फीयर है तो हम इसका सीधा V, यहाँ पे W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो W1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी तो दोनों की सेम है, और W2 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 इनटू डेंसिटी। तो रेशियो, अब दोनों का रेशियो निकालेंगे हम। वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे दोनों की हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 4/3 पाई R1 की वैल्यू है 1/2 का क्यूब, रेशियो, क्योंकि D से D तो कैंसिल आउट हो गया है, रेशियो 4/3 पाई R2 का क्यूब, R2 है दोस्तों 1/3 का क्यूब, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 1/2 का रेशियो 1/3 से हो गया, तो 1/2 होता है 1/8 और 1/3 होता है 1/27। इनको क्रॉस करेंगे तो 27/8। ये इसका आंसर आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी। बड़ा इजी था क्वेश्चन, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, ठीक है। यदि वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वेट का रिलेशन हमें पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा कंट्रोवर्सी में रहा है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम हुआ था तब भी इस क्वेश्चन पे काफी सारे रिप्रेजेंटेशन भी गई थी यूपीएससी को, जैसा कि मेरे जानने में आया था, मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात करी थी, तो इस क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगा दोस्तों लोगों को, बट ये क्वेश्चन वैसा था नहीं जिस तरीके से उनको लग रहा था। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, और जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया है, एज पर स्टेटमेंट, देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को यदि हम प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट को रीड करते हैं और स्टेटमेंट को डीपली हम रीड करते हैं, अच्छे से रीड करते हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी में होता है। और मैथ में खासकर स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। इसने बोला है, इफ ए वेरीज एज बी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1, nth रूट ऑफ a स्क्वायर b वेरीज एज 2 nth रूट ऑफ a की पावर 4 b स्क्वायर। सेकेंड स्टेटमेंट दी है, a ऑब्लिक b स्क्वायर varies inversely as b. Select the correct answer as given the chord. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि a varies as b, it means a directly proportional to b। देखिए इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। घुमा हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन, यदि इस घूमे हुए क्वेश्चन को एक हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, हम वो पकड़ लेंगे, हम वो समझ लेंगे, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। बढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ। nth रूट ऑफ a स्क्वायर b वेरीज एज 2 nth रूट ऑफ a की पावर 4 b स्क्वायर। देखिए nth रूट बोला है इसने, अब nth रूट को हम कैसे लिखते हैं,
nth रूट है कोई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किसी नंबर का nth रूट ऑफ x है सपोज, nth रूट ऑफ x, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि मान इसकी स्क्वायर रूट है, सपोज की स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को लिखते हैं हम रूट ऐसे 1/2, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ओ सॉरी इधर में 1/2 नहीं लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 या ऑफ x, x का है तो इसको ऐसे लिखते हैं हम पावर में 1/2, क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम ऐसे लिखते हैं, ये आगे में 3 आ जाता है और x की पावर 1/3, तो यानी कि जब स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो nth रूट जो होगा, nth रूट को भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि x की पावर 1/n। तो बस इतना ही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। बस देखिए, जब ये चीज समझ गए आप तो बड़े आसान तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को ही आप समझ जाएंगे। अब देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट को, क्या क्या रखी है पहले स्टेटमेंट। nth रूट ऑफ a स्क्वायर b का nth रूट यानी कि इसकी पावर 1/n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वेरीज का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth रूट ऑफ a की पावर 4 b स्क्वायर टू nth रूट यानी कि 1/2n। अब देखिए ये क्या है, ये a स्क्वायर b का स्क्वायर ही तो है, और इसकी पावर कितनी थी 1/2n, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हुआ a स्क्वायर b की पावर 1/n, ये सेम ही तो है, यही तो चीज उसने क्या रखी है कि जब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके हुआ। अब देखिए, अब इसको भी देख लेते हैं कि जब कोई भी नंबर या कोई भी एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी या a है x है जो भी हमने माना है वो किसी दूसरे डिजिट के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस डायरेक्टली को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सपोज कि हमने मान लिया k कांस्टेंट है, इसको लिख लिया a इज इक्वल टू के बी, तो यहाँ पे भी हटाने के लिए हम k यूज कर लेंगे, तो a स्क्वेयर b की पावर 1/n इज इक्वल टू k a स्क्वेयर b की पावर 1/n। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट तो बड़ी सिंपल है, a अपॉन b स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। अब वही है कि जो प्रोपोर्शन का साइन है, इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा के मैं k कांस्टेंट से कर देता हूं, तो b से b कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच गया a इज इक्वल टू के बी, यही तो हमारी स्टेटमेंट में क्या रखा था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर हो गया सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 40% of the students in a class are from India and 50% are girls. If 25% of Indian students are girls, what percentage of non-Indian students are boys? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं मानता हूं जहां तक कि 70% बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग आंसर लगाएंगे, क्योंकि वहां पे फास्ट सॉल्यूशन करना चाहते हैं, सब लोग फास्ट सॉल्यूशन करना चाहते हैं, स्टेटमेंट को सही से पढ़ते नहीं है, स्टेटमेंट को सही से पढ़ते नहीं है, तो एक ही वर्ड में क्वेश्चन घूम जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा, देखिए लास्ट वाली लाइन में हम देखेंगे तो व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स की परसेंटेज का बॉयज कितना है, बॉयज का परसेंटेज कितना है, ये पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों बच्चे करते क्या है कि टोटल बॉयज का परसेंटेज बता देते हैं कितना है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रखा है, सपोज कि मैंने मान लिया कि क्लास में बच्चे थे 100, ठीक है, 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, इसमें से 40 बच्चे थे इंडिया से, तो 60 बच्चे हो गए नॉन इंडियन, ये नॉन इंडियन हो गए, ये इंडियन हो गए, हमारे प्यारे भारत से हो गए। ठीक है, आगे कहा 50% आर गर्ल्स, अब इसमें से 50% गर्ल्स हैं, तो 50% गर्ल्स हैं तो 50% बॉयज हैं, ठीक है, तो 50 गर्ल्स हुई और 50 बॉयज हुए। आगे क्या कहा, इफ 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इंडियन स्टूडेंट ये थे, इनमें से 25% लड़कियां हैं, तो 25% लड़कियां कितनी हुई, 40 का 25% हमेशा 10 होता है,
ठीक है, 25% लड़कियां, 10 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने बच गए? 30। जब 30 लड़के तो इंडिया से हैं और टोटल लड़के कितने थे? 50। टोटल लड़के 50 थे, 30 लड़के इंडिया से हैं, तो बाकी बचे हुए लड़के कितने बच गए? 20 लड़के बचे। दोस्तों कितने बचे? 20 लड़के। 20 लड़के। अब इसने पूछ रखा है नॉन इंडियन स्टूडेंट्स में बॉयज का परसेंटेज क्या है, तो नॉन इंडियन स्टूडेंट्स टोटल थे 60। 60 में 20 का परसेंटेज, तो 20/60 इज इक्वल टू 33.33%। यहाँ पे दोस्तों गलती क्या करते हैं बस, कि बॉयज निकल गए हमारे पास 20, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे 100, सीधा हम डायरेक्टली आंसर लगाएंगे डी, लेकिन डी हो जाएगा गलत। इसका आंसर क्या होगा? आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, 33.33%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है दोस्तों। टफ इन द सेंस कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बट टफ है ये क्वेश्चन, मैं मानता हूँ इस चीज को, ये क्वेश्चन टफ है। कई सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन हुआ भी नहीं होगा एग्जाम में, जिन बच्चों ने मैथ की अच्छे से तैयारी कर रखी होगी वही क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि बच्चे यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स जो भी हो, यूपीएससी के एस्पायरेंट जो भी होते हैं, वो अर्थमेटिक ही नॉर्मली करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं वो एल्जेब्रा में या मेंसुरेशंस वगैरह में, एडवांस मैथ में वो नहीं जाते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस मैथ से ही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ए होलो क्लोज्ड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच वेइंग 200 ग्राम इज मेड। एक होलो क्लोज्ड क्यूब जिसकी साइड, एक क्यूब है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, जिसका वेट 200 ग्राम है। This tube is placed in water with a horizontal surface. How many centimeter of its height sinks in water if the density of water is 1 gram per cube meter per centimeter? ये इसने यहाँ पे कह दिया density of water is 1 gram per cube centimeter। यहीं पे क्वेश्चन ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक क्यूब है आपका, ये आपका क्यूब है, ये इसका सरफेस है, ये इसका क्या है? सरफेस है। ये इसका सरफेस है दोस्तों, ये सरफेस है। तो इस सरफेस में हम देखेंगे कि ये सरफेस जब क्यूब होता है, क्यूब की साइड एक ही साइड होती है, सारी की सारी साइड, तो सरफेस क्या होगा? ये सरफेस स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसने कहा है दोस्तों, इसने क्या कहा है कि जो ये पानी में जो डूबा है ना, पानी में कुछ इसका हिस्सा डूबा है, उसकी हाइट पूछनी है। तो हम मान लेते हैं कि पानी में ये इतना हिस्सा पानी में डूबा है नीचे से, ठीक है, ये हिस्सा पानी में डूब गया इसके वेट के कारण। अब इसमें दोस्तों देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, बायोन्सी कॉन्सेप्ट होता है, बायोन्सी लॉ, फिजिक्स का लॉ फॉलो होता है, बायोन्सी लॉ, कि एक बॉडी का जितना वेट होता है वो पानी में जब जाती है तो पानी के इतने ही पानी को डिस्प्लेस कर देती है जितना उसका वेट होता है, अपने वेट के बराबर के पानी को वो डिस्प्लेस कर देती है और उतनी अंदर चली जाती है। सॉरी। ठीक है, तो कंसेप्ट आप समझ गए। चलिए बस क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये इसमें जो डूबा था इसकी हाइट में मान लेता हूं h, और ये इसका स्क्वायर सरफेस है। अब देखिए दोस्तों, ये टोटल हाइट थी इसकी 10, ये बच गई आपकी 10 माइनस एच, 10 माइनस एच बच गई ना, ये हाइट आपकी 10 माइनस एच बच गई। अब 10 माइनस एच बच गई। अब देखिए दोस्तों, जो ये क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है a की पावर क्यूब, ठीक है, 10 साइड 10 की पावर क्यूब, माइनस 200 ग्राम इसका वेट है। जितना अंदर गया है ना वही, जितना बाहर कितना बचा है, हम बाहर निकाल लेंगे तो हम पता चलेगा अंदर कितना है। तो बाहर हमने देखा कि भाई 200 ग्राम उसका वेट था, तो उतना वो अंदर जाएगा, उतने ही पानी को डिस्प्लेस कर देगा। तो
क्यूब के वॉल्यूम में से उसका वेट हम माइनस कर देंगे तो उसका बचा हुआ ऊपर का जितना बचा हुआ एरिया है वो आ जाएगा। वो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर का क्या है, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर कितना, स्क्वायर जो ऊपर का सरफेस है ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया इनटू हाइट 10 माइनस एच, तो ये आ गया आपका 1000 माइनस 200, ये तो इधर तो आ गया 800, इधर आ गया 100 इंटू में 10 माइनस एच, तो ये हो गया 8 और एच की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा लंबा प्रोसेस यूज किया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन में होगा। एक लाइन में कैसे होगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, बट अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने निकाला है कि पानी में ऊपर दिखा हुआ एरिया, पानी में नहीं डूबने वाला एरिया। क्यों हम ऊपर वाले एरिया को निकालें, हम डूबने वाले एरिया को ही निकालें ना। हमने तो वही चीज तो इसने पूछ रखी है, पानी में कितना डूबा है वो, तो हम नीचे वाले एरिया को निकालेंगे। तो नीचे वाला एरिया भी तो सेम ही निकलेगा कि जितना उसका स्क्वायर, जो नीचे में जो स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 10 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है h, h सेंटीमीटर डूबा है वो, h हाइट है, इज इक्वल टू किसके बराबर, किसके बराबर बताइए, 200 के बराबर। 200 ही तो उसने डिस्प्लेस किया है, इतना डूबा है जितना उसका पूरा वेट था उतना ही तो वो डूबेगा। यही तो बायन्स लॉ कहता है। तो बायन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज जो थी ये बायन्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं थी, बट ये वाली चीज जो है ये बायन्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो h की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन हुआ है, ऑप्शन सी है हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको काउंट करना है बस। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 appears between 1 and 100 such that the numbers which where 3 appears is not divisible by 3। 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर का रूल क्या होता है दोस्तों, कि सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, डिजिट्स डिवाइड बाई 3, इफ डिविजिबल बाई 3 है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 3 भी है, ठीक है। यही होता है 3 से डिवाइड होने का रूल। तो नॉर्मली हम काउंट कर लेते हैं, भाई 3 कहाँ कहाँ पे आएगा, तो 3 ही होगा। पहली वाली लाइन में हम 100 तक देखेंगे तो 3 तो डिवाइड होगा, अगली वाली में 13 आएगा, उससे अगले वाली में 23 आएगा, और 30 वाली जो लाइन होगी उसमें तो सब में 3 है, तो उसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके आगे में 43 आएगा, 53 आएगा, 63 3 से डिवाइड होता है भाई, 73 83 और भाई 93 3 से डिवाइड होता है। अब 30 वाली लाइन का देख लें, 30 डिवाइड होगा, 31 नहीं हो पाएगा, 32 नहीं हो पाएगा, 32 होगा, 34 35 36 होगा, 37 38 होगा, 39 होगा, डिवाइड होगा, 38 नहीं होगा। काउंट करेंगे इनको, टोटल 12 नंबर हो गई, तो 12 इसका सीधा सा आंसर बी, ऑप्शन बी इसका आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ये भी बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उसकी वर्डिंग का आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ √3 माइनस √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, देखिए, एवरेज ऑफ 2 नंबर, मीन ऑफ 2 नंबर, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर, ये सब एक ही चीज तो है। तो अर्थमेटिक मीन 2 नंबर्स का निकाल। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे का रिवर्स। सपोज कि x है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, यही तो रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें √3 माइनस 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/√3 माइनस √2 होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो भाई आप इसको दोनों को ऐड कर लो नॉर्मली है, या फिर मैं आपको बता दूं कि इसका आप रेशनलाइजेशन कर दिए। रेशनलाइजेशन करेंगे आप √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2। ऊपर में √3 प्लस √2 है, नीचे में a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया 3 माइनस 2, तो ऊपर में क्या आ गया √3 प्लस √2। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, √3 माइनस √2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 से √2 से √2 कैंसिल, 2√3 हो गया, 2 कैंसिल, √3 इसका आंसर, ऑप्शन ए। देखिए, अब इसमें मैं एक चीज बता देता हूं, जब दो अल्टरनेट नंबर हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8
8 9 और वो आपस में अंडर रूट में है, प्लस माइनस का बीच में साइन है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो उनका रेसिप्रोकल जो होगा उसको रेसिप्रोकल मत करो, उसको आप सीधा ऊपर ही लिखो, बीच का साइन चेंज कर दो, सेम रहेगा। यदि ये यहाँ पे √3 प्लस √2 होता तो इसका रेसिप्रोकल √3 माइनस √2 हो जाता। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए इसको हम 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, और डिटेल में देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है एक वीडियो में कि हम 15-16 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, तो कम से कम भी ये 35-40 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो पूरे तरीके से एक्सप्लोर करके हम किसी कॉन्सेप्ट को नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेंड करके नहीं बता सकते हैं। तो आपको यदि किसी कॉन्सेप्ट को, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, पर्टिकुलर टॉपिक को बड़े अच्छे से ब्रीफ से समझना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको टॉपिक को बड़े अच्छे से ब्रीफ करेंगे। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पे भी है, यूलर लॉ पे भी है, यूलर फॉर्मूला पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए 74 की पावर 100 है, 74 की पावर 100 डिवाइड बाई 9। 74 को यदि मैं ऐसे लिख लूं, 72 प्लस 2 डिवाइड बाई 9 इसकी पावर 100, 72 प्लस 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 9, तो 72 है ये, तो हमें दिख रहा है कि भाई पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2 बच गया। तो अब नॉर्मली हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 9 को 74 पावर नहीं होती, 74 को हम 9 से डिवाइड करते रिमाइंडर 2 आता, तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो उस 2 की पावर 100 को हम 9 से डिवाइड करके देख लेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर बनेगा इसका। तो 2 की पावर 100 को दोस्तों देखिए, एक तो सीधा ही डायरेक्ट आंसर इसका यहाँ से निकल गया कि 2 की पावर जो 2 है 9 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये कितना कम है, 9 से 7 कम है, 7 कम है तो -7 रिमाइंडर आया। यहाँ पे माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो -7 की पावर 100 करना पड़ेगा हमें। तो माइनस पॉजिटिव साइन है, ऊपर में पावर पॉजिटिव में है, तो साइन प्लस में हो जाएगा। अब 7 प्लस में तो हो जाएगा, लेकिन पावर 100 है, उसको कितनी बार हम 100 पावर में करेंगे, तो उसको नहीं कर पाएंगे ऐसे तो सॉल्व। तो इसको हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं, यूलर फॉर्मूला से। यूलर फॉर्मूला में देखिए, जो ये पावर होती है इसको तोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो तरीका डायरेक्ट तरीका होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका है कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसमें से 1 माइनस कीजिए, इस पावर को उस नंबर से डिवाइड कीजिए, जितना रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को इसके पावर में करके सोल्व कर दीजिए। जैसे कि ये 9 है, तो 9 में से 1 माइनस करूंगा मैं तो 8 आएगा। 100 को 8 से डिवाइड कर दूं, 100 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 9, ये हो गया 16, 16/9। इसको मैं भाग दूंगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा, ये इसका आंसर रहेगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है। ये अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे तो काफी डीप में हो जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ा वास्ट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन तो वास्ट टॉपिक है, और इसके क्वेश्चंस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल डीप में ही पढ़े। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन और है इसी वीडियो में मैंने डाला हुआ है जानबूझ के, हालांकि वो एग्जाम में नहीं था, इस वाले एग्जाम में नहीं था, किसी दूसरे एग्जाम में था। इसी क्वेश्चन को देखते हुए मैंने उस क्वेश्चन को डाला हुआ है ताकि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं, दूसरे तरीके से इस पावर को कैसे तोड़ते हैं हम, कि 2 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 99 गुना 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 9, ये भी तो 100 ही रहेगा। 2 की पावर 99 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 9। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 8 की पावर 33 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। अब देखिए 8 को मैं 9 से डिवाइड करूँ, इसके पास में आ गया। मैंने एक्चुअली करना क्या था, जब मैं 2 को 9 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर -7 आ रहा था। -7 को मैं इतनी पावर में लेके जाऊंगा वो पॉसिबल नहीं है। उससे बढ़िया तो मैं 2 को ही 100 पावर में कर लूंगा, करोड़ों में अरबों में आएगा नंबर, कितना बड़ा नंबर आएगा। तो अब नंबर आ गया, रिमाइंडर बच गया 1।
या -1। यहाँ पे बचा है -1। -1 की कोई भी पावर, कितनी भी पावर हम कर सकते हैं आराम से। तो -1 की ओड पावर है तो नंबर तो माइनस में ही आएगा, लेकिन रहेगा 1 ही। तो ये आ जाएगा 1, और वहां से कितना है 2। ठीक है, तो वहां से कितना है 2। तो ये क्या हुआ डिवाइड बाई 9, ये हुआ -2 डिवाइड बाई 9। अब -2 तो होगा नहीं, तो ये इसमें यदि मैं 7 और ऐड कर दूंगा, 7 और इसमें से माइनस करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो। डिवाइड तो होगा ही ना, रिमाइंडर तो फिर बचेगा नहीं। तो यहां से भी आ गया हमारा। ठीक है, 7 रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए। इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रोडक्ट रेशियो समझाऊंगा। एक छोटे से क्वेश्चन में ही प्रोडक्ट रेशियो की एक झलक दे दूंगा। प्रोडक्ट रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि प्रोडक्ट रेशियो में आप एक कॉन्सेप्ट से, प्रोडक्ट रेशियो से आप पूरे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप उससे अर्थमेटिक के तो हर ही टॉपिक, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, आपका मिक्सचर एलिगेशन एंड प्रॉफिट लॉस, जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से, प्रोडक्ट रेशियो से। फिर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, आप एडवांस मैथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट रेशियो से सॉल्व होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी झलक प्रोडक्ट रेशियो की देखेंगे। बाकी इसको मैं यदि स्टेप टू स्टेप बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, आप देखना कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। पहले स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन कर लेते हैं। इसने कहा है कि ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। ड्यू टू इंजन ट्रेवल्स स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय ए क्वार्टर, so it takes 30 minutes more than train A to complete the same journey. What is the speed of train A? किलोमीटर पर आवर में हमें बतानी है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि इसमें बता देते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में हमें नहीं लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर में ही दे दिया किलोमीटर पर आवर। देख लेते हैं क्या कहा कि ट्रेन ए है, एक 450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा लेती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम ट्रेन ए की स्पीड मान लेते हैं एस ए, और ट्रेन बी की स्पीड मान लेते हैं एस बी। ठीक है, अब देखिए टाइम क्या होता है, हमारे पास टाइम का डिफरेंस दे रखा, तो हम टाइम के उसमें ले आते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो आपका होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा उसी रेशियो से, जिस इक्वेशन से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, उसी इक्वेशन से हमारे पास में निकल गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस हमें दे रखा है, इसी कॉन्सेप्ट से, इसी फॉर्मूले से, इसी इक्वेशन से हम चलेंगे। डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 450 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 450 किलोमीटर। तो 450 डिवाइड बाई एस बी। ट्रेन ए ज्यादा टाइम लेती है ना, तो ट्रेन ए का टाइम ज्यादा है ना, ट्रेन ए का टाइम ज्यादा है ना। एस ए माइनस 450 डिवाइड बाई एस बी इज इक्वल टू 45 मिनट्स ज्यादा लेती है। ठीक है, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। ये होगा 3/4। ये बन गई एक इक्वेशन। अब इसको भी शॉर्ट आउट करना होता है कि एस ए बी को, अब हम इसको देखो, इसको भी सॉल्व करने का तरीका है कि इसको हम इसी फॉर्मेट में रख लेते हैं, क्योंकि हमारी दूसरी इक्वेशन भी ऐसी ही बनी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसने कहा है कि जो एस बी है, जो बी ट्रेन है, उसकी स्पीड 1/4 से डाउन हो जाती है। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 3/4। कितनी हो जाती है, 3/4, क्योंकि 1/4 से उसकी स्पीड रिड्यूस हुई है ना, बाई क्वार्टर गिरी है, कम हुई है, तो 3/4 उसकी स्पीड हो जाएगी। तो वो टाइम, अब बी ट्रेन टाइम ज्यादा लेगी 30 मिनट, तो इसकी टाइम कितना निकलेगा, 450 डिवाइड बाई 3/4 एस बी माइनस 450 डिवाइड बाई एस ए इज इक्वल टू 30 मिनट्स लेती है, तो 30 डिवाइड बाई 60। इसको क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर में है, तो इसको भी हम मीटर घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 1/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन थी दोस्तों,
एक ये इक्वेशन बनी है, एक ये इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम सॉल्व करें। देखिए ये एस ए है, ये भी एस ए है, ये सिमिलर, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे अब, ठीक है। ये क्या बनेगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, 4 गुना 450 डिवाइड बाई 3 एस बी प्लस सॉरी माइनस 450 डिवाइड बाई एस बी इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम। तो इसको सॉर्ट आउट करने में क्या आएगा हमारा, इसमें से देखिए अब इसको भी बड़े इजी तरीके से हम कर सकते हैं। ये एस बी है, यहाँ पे भी एस बी है, 450 भी है, तो 450 में इसमें से माइनस कर दूं, समझ रहे हैं। 450 डिवाइड बाई एस बी मैं इसमें से माइनस कर दूं तो अंदर क्या बचेगा, 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका मैं सोल्व करूंगा, एलसीएम 4 है तो 3 + 2 ये आ गया 5/4, 5/4, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका 1/3, 4/3 माइनस 1 क्या होगा 1/3, ये हो गया 1/3, 1/3 से ये 150, 5 से इसको काटोगे आप 30, तो एस बी इज इक्वल टू 30 × 4, 120 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन बी की स्पीड आ गई हमारे पास, ट्रेन बी की स्पीड आ गई। ए में पुट करेंगे हम, ट्रेन ए की स्पीड आ जाएगी, ठीक है भैया। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा था, आप अब वो चीज देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रोडक्ट रेशियो के बारे में। प्रोडक्ट रेशियो देखिए, एक x/y एक नंबर है, x/y एक नंबर है, और एक नंबर है x/x + y। तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा होगा, पहले तो ये बताइए। यही नंबर छोटा होगा ना भाई, दोनों में से जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें हम एक रिलेशन है, जो छोटा नंबर होगा वो छोटा नंबर डिक्रीजिंग मोड में यूज होगा, बड़ा नंबर जो होगा वो इंक्रीजिंग मोड में यूज होगा। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। सपोज कि दिल्ली से जयपुर का एक डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए दो कार जा रही है, एक कार जा रही है 100 की स्पीड से, एक कार जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस तो 300 ही किलोमीटर है ना, चाहे आप उसको 120 के बजाय 150 किलोमीटर की स्पीड से आप भगा लो उसको, डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर का ही रहना है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम स्पीड के ऊपर में टोटली डिपेंड हो जाता है। स्पीड यदि डिक्रीज करेगी तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और स्पीड यदि इंक्रीज करेगी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो डिक्रीजिंग वाला जो पार्ट होगा, डिक्रीजिंग वाला पार्ट इस पे यूज होगा, इंक्रीजिंग वाला पार्ट इस पे यूज होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है समझने में, ठीक है। प्रोडक्ट रेशियो की आप कमेंट में बताइए, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो की आपको वीडियो बना देंगे, हर टॉपिक में यूज होगा, हर कॉन्सेप्ट में यूज होगा, उसके एप्लीकेशंस आपको बताएंगे, हर टॉपिक के लिए उसके एप्लीकेशंस बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कृपया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, इतना ही तो था कि भाई ए पहले 45 मिनट ज्यादा लेती थी और अब 30 मिनट बी ज्यादा लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टाइम जो हुआ वो हो गया 75 मिनट। कितना हुआ, 75 मिनट। बी की जो इंजन में खराबी आने के कारण जो उसके टाइम पे जो फर्क पड़ा, पहले 45 मिनट पहले पहुंचती थी और अब 30 मिनट लेट पहुंचती है, तो 75 मिनट ज्यादा, 75 मिनट लेट हो गई। बी की इंजन की खराबी आने के कारण बी के टाइम में 75 मिनट्स का डिफरेंस आया है, ठीक है।
स्पीड कितनी रिड्यूस हुई थी? 1/4। स्पीड कितनी रिड्यूस हुई थी? 1/4। तो टाइम किससे इंक्रीज हो जाएगा? 1/3 से। अभी बताया ना मैंने कैसे। ये 1/4 ये है, सॉरी 1/4 ये है, 1/1 + 3, ठीक है। तो x/y 1/3, ये है 1/3 और ये है 1/4, ठीक है। तो 1/4 स्पीड 1/4 से रिड्यूस हुई है तो टाइम 1/3 से इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 75 मिनट्स का डिफरेंस आया था, तो 1 की वैल्यू 75 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 75, 225 मिनट्स। 225 मिनट्स लेगा आपका कौन? जो बी ट्रेन होगी वो आपकी 225 मिनट्स लेगी जाने में। 225 मिनट से हम बी की स्पीड निकाल सकते हैं, और ए की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? ए कितना टाइम लेती थी? ए से 45 मिनट्स का डिफरेंस था पहले, तो बी का 45 मिनट्स का डिफरेंस था, तो टोटल कितनी होगी? 270 मिनट। 270 मिनट का मतलब कितना हो गया? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे 450 किलोमीटर का डिस्टेंस, कितनी स्पीड हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ऑप्शन ये ऑप्शन सी। इसमें देखिए ऑप्शन उल्टे सीधे लिख रखे हैं, A C B D। चलिए कोई बात नहीं, ये ऑप्शन सी इसका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। ये भी दो तरीके से होगा आपको, ठीक है। यदि आपको शॉर्ट तरीके से करना है, आप मिक्सचर एलिगेशन लगाइए। मिक्सचर एलिगेशन कब लगता है? मिक्सचर एलिगेशन जब लगता है जब 2 नंबर आपको दे, 3 नंबर आपके पास में है, 3 नंबर में एक बीच का नंबर है, 2 एक छोटा एक बड़ा नंबर है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है वो किस क्राइटेरिया में है, आपके वेट के पास में, वेट के रिगार्डिंग है, मार्क्स के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है, वो आप उसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन लग जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 46 किलोग्राम। द एवरेज वेट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? गर्ल्स एंड बॉयज का नंबर्स का डिफरेंस पूछ रखा है। टोटल 100 स्टूडेंट थे, 40 kg 46 kg उसका वेट था। चलिए मिक्सचर एलिगेशन से ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 kg उसका मिडल बीच का एवरेज वेट है, ठीक है। बॉयज का 50 है, गर्ल्स का 40 है, तो इनका ये है वेट। जब वेट के क्राइटेरिया में और तो जाएगा तो जो डिफरेंस आएगा वो नंबर्स में आएगा। डिफरेंस किस में आएगा? नंबर्स में। तो ये था बॉयज का वेट और ये था गर्ल्स का वेट। डिफरेंस क्या आ गया? ये ऐसे माइनस, मिक्सचर एलिगेशन ऐसे लगता है, ठीक है। ये इसमें से माइनस, ये इसमें से माइनस होता है, यहाँ पे लिखा जाता है। इसमें से ये माइनस होता है, यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये आ गया 4, तो 6:4। इन दोनों टोटल नंबर कितने दे रखे हैं हमारे पास? 100, लेकिन यहाँ पे कितने आएगा? 10। तो 10 नहीं, ये 100 के बराबर है, तो 10 × 10, तो ये हो गया आपका कितना? टोटल नंबर्स हो गए 100, यानी कि 10 टाइम। इनका डिफरेंस कितना है? 2, तो ये 2 नहीं, 10 से गुना कर देंगे हम, टोटल नंबर 20। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन सी। अब आप बेसिक से करना चाहेंगे, बेसिक से कर सकते हैं। एवरेज का मैंने बताया 100 स्टूडेंट्स का 46 kg एवरेज वेट है, तो टोटल वेट उनका 4600 हो जाएगा। मान लिया बॉयज मैंने x मान लिए, x बॉयज का 50x हो जाएगा, तो गर्ल्स कितनी बच गई? गर्ल्स 40 इंटू में 100 माइनस x, यही तो होगा टोटल 4600, यही तो बनेगा ना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 4600 प्लस 4000 और 50x प्लस 4000 माइनस 40x इज इक्वल टू 4600, तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू 60 आई है। अब देखो x की वैल्यू 60 आई है, बॉयज की वैल्यू 60 आई है, तो गर्ल्स की वैल्यू, बॉयज की वैल्यू 60 आई है, गर्ल्स की वैल्यू 40। डिफरेंस कितना आया? 20। यही हमसे पूछ रखा था, ऑप्शन सी आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सिर्फ समझने की जरूरत है, स्टेटमेंट को आप समझेंगे क्वेश्चन बड़ा समझ में आ जाएगा। कंपोजिट नंबर का, यदि कंपोजिट नंबर का आपको कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, वो नेचुरल नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वही कंपोजिट नंबर होंगे। क्या प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है।
को प्राइम नंबर, लेकिन जरूरी नहीं है को प्राइम नंबर में कि एक नंबर जो है वो कंपोजिट हो। ठीक है, दोनों नंबर जरूरी नहीं है कंपोजिट होना। ठीक है, एक नंबर को प्राइम में से एक नंबर कंपोजिट हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर, सपोज इसने कहा, क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेट n बी ए कंपोजिट नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, कंपोजिट नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, जिसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, n हैज a factor which is greater than 1 but less than the square root of n, n has a factor which is greater than the square root of n but less than n। देखिए, एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि होता है बता रखा है कि हैज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन, ठीक है, लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। ये चीज बोल रखी है उसने कि एक से बड़ा है बट n के स्क्वायर रूट से छोटा है, ये चीज बोल रखी है। ये नहीं बोल रखा है कि होगा ही होगा, डेफिनेटली नहीं बोल रखा है कि उसके सारे फैक्टर्स होंगे। n हैज ए फैक्टर, उसमें से एक फैक्टर हो सकता है। सपोज कि मैं नंबर मान लेता हूँ, कुछ भी नंबर मान सकते हो आप। कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम 4 है, 6 है। 4 को इस केस में कंसिडर नहीं करेंगे, 4 के दो फैक्टर 2 और 2, ये दोनों सेम फैक्टर होते हैं, 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए नहीं। ठीक है, 6 यूज करके देख लेते हैं हम। 6 का होता है 2 3 1, 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, 2 और 3। ठीक है, अब 6 के आसपास में कोई नंबर देखता हूँ कि ये 6 ही नंबर है। 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट 2.45 के अराउंड इतना आएगा 6 का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट मल्टीप्लीकेशन इसके भी आप कमेंट में बताइए, बड़े शॉर्ट तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। स्क्वायर रूट मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, अगली वीडियो एक शॉर्ट वीडियो उसी के ऊपर में आएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर रूट 2.45 के अराउंड आएगा, तो इसके फैक्टर कितना हो गया, एक 2 है एक 3 है। इसने क्या कहा, n हैज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1, दोनों फैक्टर एक से बड़े हैं। ठीक है, बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n, ये 3 है, 3 से छोटा है ना स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट है 2.45 है, बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n, जो 2 है ये 2.45 से छोटा है। तो पहली स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहा, n हैज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n, ग्रेटर देन द 3 जो है ये ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन द n। n क्या है, 6 है, 6 से कम है, उसके स्क्वायर रूट से बड़ा है, तो ये दूसरे स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई कर रही है, बहुत होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसको आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको काउंट करके आपको ऐड करने हैं, उसका एवरेज निकाल देना है। इसमें चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम, सिंपल तो है, कर लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन करने में एक दूसरी अलग से ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन को करने के, एवरेज को करने के लिए आपको ऐड नहीं करने, ऐड देखिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे ही नहीं। चलिए देख लेते हैं। 21 से 55 के बीच के प्राइम नंबर्स के एवरेज इसने पूछ रखी है। 21 से 55 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखिए। 23, देखिए मैं ऐड नहीं करूंगा। 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, यही होंगे ना, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। 23 के बाद 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37, 41, 43, 47, 53, हाँ बिल्कुल, हाँ यही होंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ये कितने हैं, 8 नंबर है ना। इनके बीच का कोई भी मैं एक नंबर ले लेता हूँ। सपोज कि मैंने ये 41 ले लिया। अब 41 के रिस्पेक्ट में मैं नंबर देखूंगा, समझ रहे हैं। 41 के रिस्पेक्ट में मैं नंबर देखूंगा, कैसे भाई, ये 41 से 2 ज्यादा है, ये 41 से 6 ज्यादा है, ये 41 से 12 ज्यादा है। ठीक है, ये 41 से 4 कम है, 41 से 10 कम है, 41 से 12 कम है, 41 से 18 कम है। ठीक है, इनको कैंसिल आउट करो, 12 से 12 कट गया, शॉर्ट आउट करने हैं हमें। 6 और 2 8, तो ये बच गया यहाँ पे 8 में से ये बच गया 10 माइनस का, 10 और 10 20 माइनस 24 बच गया। टोटल नंबर कितने थे, 8, 8 से इसको डिवाइड करूँगा -3, इस 41 में से -3 कर दूंगा मैं, 38।
इन नंबर्स को ऐड करना ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी ऐड करोगे आप, ऐड करके आप सोल्व करके देख लो, 7 3 10 थे। देखिए दूसरा एक और, चलो एक और इसमें याद आ गया मेरे को, एक और कंसेप्ट आपको इसमें ही बता देता हूँ मैं, डिजिट सम का कंसेप्ट इसमें बता देता हूँ। डिजिट सम एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक और इतना इम्पोर्टेंट, इतना आपकी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने वाला डिजिट सम एक कॉन्सेप्ट है, जिसको अगली वीडियो में हम बताएंगे। वो देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, डिजिट सम है, आपके स्क्वायर्स हैं, डिविजिबिलिटी रूल है, जो कि सिंप्लीफिकेशन में काम आते हैं। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो आप कैलकुलेशन चुटकियों में आप करोगे। ये कितने नंबर है टोटल? 8। 8 से डिवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। डिजिट सम में करूंगा, डिजिट सम में 9 का मतलब होता है 0, सम 9 हुआ 0, तो ये 3 2 5 प्लस 9 2 है इसमें, प्लस 4 प्लस 7 3 10 1 प्लस 4 1 5 प्लस 4 3 7 7 4 11 1 1 2 5 3 8। इसको फिर से जोड़ दीजिए, 8 2 10 7 17 17 17 17 5 22 23 23 4 27 27 2 29 5 34 34 34 का मतलब 7 7 बटे 8। अब 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे में होगा 64, 64 का मतलब हो गया 10, और ऊपर में होगा 56, 56 का मतलब हो गया 11, जिसका 2। ऑप्शन में आप देख लीजिए, जिसका डिजिट सम 2 होगा वही इसका आंसर है। 8 और 3 11, 11 1 और 1 2, ये इसका आंसर होगा नॉर्मल। शट आउट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं रिमाइंडर वाला क्वेश्चन, जो मैंने वो 74 की पावर 100 डिवाइड बाई 9 था, वो उसी के तर्ज पे ये क्वेश्चन है। उस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये हमें बता रखा है कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 डिवाइड बाई 32, इसका रिमाइंडर है कि नहीं है। रिमाइंडर है तो कितना रिमाइंडर है, ठीक है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है a की पावर n प्लस b की पावर n। जब पावर ओड में है, जब n की वैल्यू ऑड में है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा ही होगा। उसके अलावा कुछ भी फैक्टर हो जाए, इसकी पावर का, जब पावर ओड में है और बेस अलग अलग है, पावर सेम है, पावर ओड में है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा ही होगा। पावर ओड में है, बीच में माइनस का साइन है, तो एक फैक्टर a माइनस बी होगा ही होगा, ठीक है। तो इस अब a प्लस बी इसका फैक्टर है, यदि ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, हमें दूसरा क्या देखना है, क्योंकि वो तो मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो 127 प्लस 97 क्या होगा, 127 प्लस 97 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 97 डिवाइड बाई 32। ये क्वेश्चन भी आपका डिजिट सम से निकलेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, डिजिट सम से ही क्वेश्चन निकलेगा, बट हम कॉन्सेप्ट से चल लेते हैं, तो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। क्या है आपका भाई, 100 224 डिवाइड बाई 32, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है आपका कितने पे, 8 6 8 करके देख लेते हैं, 4 5 6 8 7, ठीक है। 7 पे डिवाइड हो गया है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। ऑप्शन डी। दूसरा इस तरीके से कर लेते हैं जैसे उसमें किया था मैंने, 127 को 32 से डिवाइड किया, 127 को 32 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पे। अरे इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 128 -1 की पावर 97 प्लस ये 96 1 की पावर 97, तो ठीक है, ये -1 ये +1 कैंसिल आउट, 0 रिमाइंडर बचा, यही तो आंसर आया, ठीक है। डिजिट सम से भी देखना है, चलो लास्ट क्वेश्चन में डिजिट सम से देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं डिजिट सम से इस क्वेश्चन को। हाँ ये पावर में है एक्चुअली, वो आप कॉन्सेप्ट में जब आप, चलिए आप कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तब देखेंगे डिजिट सम का, ठीक है। कंप्लीट काफी हो जाएगा नहीं तो फिर। तो दोस्तों ये था ईपीएफओ 2021, ईपीएफओ 2021 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ आपका एमके मैथ हैक्स
आपकी क्लासेस हैं, ये आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अच्छा सॉल्यूशन लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन लेंगे 2017 ईपीएफओ का, उसके बाद 2015 ईपीएफओ का, 2012 ईपीएफओ का मैथ के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं हम आपको सॉल्यूशन उसका करके देंगे 2 या 3 दिन में। बेस्ट एवर सॉल्यूशन, कहीं पे भी आपको ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसा नहीं मिलेगा। जितने इजी तरीके से हम एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एजुकेशियस जो कि एक लेबर लॉ स्टेशन हमारे एक वेबसाइट है जिसपे ईपीएफओ के रिगार्डिंग ही कोर्स चल रहे हैं, जिसपे इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ के रिगार्डिंग क्लासेस चलती हैं, जिसपे और भी क्लासेस चलती हैं जो कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हैं। उस पे आपको ये मैथ की वीडियो भी मिलेगी और भी जो कि अपने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सोनू बुरा, एस के बुरा जी हैं, उनके फाउंडेशन के अंडर में ये एजुकेशन चल रहा है। तो वो लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में तो वो खुद ही पढ़ाते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से वो पढ़ाते हैं। और वो बल्कि करंट अफेयर्स के बारे में भी वो अपडेट देते हैं। तो आप इसको जाके आप चेक कर सकते हैं, एजुकेशंस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एजुकेशंस पे आप कोर्स ले सकते हैं। उस पर बहुत हैवी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। बहुत से ये मैथ की क्लासेस तो आपको फ्री में ही उस पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। ये आपको यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। आपका एम के मैथ हैक्स जो चैनल है आपको उस पर भी मिलेंगे, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं अब अगली क्लास में। ईपीएफओ 2017, ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, एपीएफसी, ठीक है, एएलसी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। चलिए बड़ी अच्छी पोस्ट है, ए क्लास पोस्ट है, बट नॉन गजेटेड पोस्ट है, ये ए क्लास पोस्ट है। चलिए कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मिलते हैं, जल्द ही आपसे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।